नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा सीताफल मंडी लालागुड़ा कोड रेल लाइन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर स्पीड ट्रायल्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, तो इसी के चलते कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा इसे अप्रूवल भी दी गई है। तो दोस्तों एक कोड रेल लाइन हालांकि जस्ट 2.2 किलोमीटर ही लंबी है, बहुत ही छोटी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तेलंगाना के अंदर। क्योंकि अभी तक काजीपेट और निज़ामाबाद से बेंगलुरु की तरफ जो ट्रेन जाया करती थी, उनको मलकाजगिरी स्टेशन से होकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास ट्रेन को और घूम कर जाना पड़ता था, जिससे कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दबाव और बढ़ जाता था। लेकिन ये कोड रेल लाइन उस नीड को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, क्योंकि यहाँ पर इसके चलते डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी बेंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रेन के लिए। और अभी क्योंकि यहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की अप्रूवल वगैरह मिल चुकी है, तो बहुत ही जल्द आपको एक कोड रेल लाइन ओपन भी होती दिखाई देगी। और इसके चलते ऑलमोस्ट ट्रेन का 30 मिनट के आसपास का समय बच पाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जहां पर दोस्तों इंडियन नेवी इंडियन ओशन में सर्विलांस और मॉनिटरिंग को भी और बढ़ाने वाली है अलग ही लेवल पर। और इसके लिए इंडियन ओशन सी बेड पर अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम उनके द्वारा डिप्लॉय किए जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीआरडीओ को दी गई है, जिन्होंने इसके लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोर कर दिया है। एक लीड सिस्टम इंटीग्रेटर को यहाँ पर हायर किया जाएगा, जो सिस्टम के डेवलपमेंट, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, डिप्लॉयमेंट और कमीशनिंग से रिलेटेड सारा काम अकेला ही करेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा ये कि ओशन सी बेड पर अलग अलग प्लेसेस पर सेंसर नोड्स लगा दिए जाएंगे, जो कि सबसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू एक शोर स्टेशन से कनेक्टेड होंगे। और इसके चलते होगा ये कि इंडियन नेवी को वो सारी सबमरीन जो कि इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही होंगी रियल टाइम में, उनकी सारी जानकारी रियल टाइम में हमारी इंडियन नेवी के पास आ जाएगी, जिससे कि हम हर एक चीज़ को यहाँ पर मॉनिटर कर पाएंगे कि किस तरह की सबमरीन से हम ऑपरेट हो रही हैं और क्या काम कर रही हैं। और मेनली चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए सारा का सारा काम होगा। अभी भी इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि इनके ऊपर 1.06 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, तो इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले तो एचपीसीएल की पचपदरा रिफाइनरी को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में बनी है। इनफैक्ट ये देश की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है और 79,450 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर भी यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो एक टाइप से रिवाइवल है जयपुर मेट्रो का, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं था और अब हमें फाइनली यहाँ पर कोई नई मेट्रो लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। 41 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा, स्पेसिफिकली प्रहलादपुरा से थोड़ी मोड़ के बीच में, जहाँ पर सीतापुरा और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया भी कनेक्टेड होंगे। 13,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। 58 किलोमीटर की चूरू सदुलपुर और 46 किलोमीटर की चूरू रत्नागढ़, इन दोनों रेल लाइन्स की डबलिंग भी यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है। 900 करोड़ रुपीस इनके ऊपर भी खर्च हुए हैं। जोधपुर रिंग रोड का दूसरा सेक्शन भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, जो कारवार से डांगियावास के बीच में बना है। 30 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 740 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च हुए हैं। बीकानेर में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है। 5,500 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा करनेसर में एनएचपीसी का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इनॉग्रेट किया गया है और 1900 करोड़ रुपीस की एक पावर ट्रांसमिशन लाइन भी यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है। आखिरी में जोधपुर एयरपोर्ट की एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन पिछले कुछ समय से चल रहा था। 23,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है और इस टर्मिनल का डिजाइन राजस्थान की रॉयल हेरिटेज से इंस्पायर्ड है। 480 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं और एनुअली 20 लाख पैसेंजर्स को ये हैंडल कर पाएगी। अगली दोस्त अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा एक इंटीग्रेटेड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये मिसाइल कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर बनकर तैयार होगा। और ऐसा बताया गया है कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा वैल्यू चेन आपको एक ही रूफ के अंडर में देखने को मिलेगा, जहां पर मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, कंपोजिट प्रोपेलेंट्स, एम्यूनिशन, टीएनटी और एक्सप्लोजिव ग्रेड मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अडानी डिफेंस की ग्वालियर फैसिलिटी को एक कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। 2,500 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और इनफैक्ट ये बताया गया है कि पूरे साउथ एशिया में ये बिगेस्ट एवर प्राइवेट सेक्टर मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, जो अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको तैयार होता हुआ दिखाई देगा और इसके थ्रू 10,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों रत्नागिरी एयर स्टेशन को फाइनली अब यूटिलाइज किया जाएगा सिविलियन फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार
और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। दोस्तों रत्नागिरी एयरपोर्ट को 1973 के आसपास सेटअप किया गया था। 2008 में इसको इंडियन कोस्ट गार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया और फिर 2011 में इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चालू कर दिया गया, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पर बना दी गई थी। और तब से इस एयरपोर्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उड़ान स्कीम के अंतर्गत डिसाइड किया गया था कि इस एयरपोर्ट को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और 2019 के आसपास इसकी बात की गई थी और उसको भी ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए हैं, वो तब से ढीले चल रहा है। पर अब फाइनली यहाँ पर हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट वगैरह साइन हो गए हैं। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और नेविगेशनल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा सिविलियन फ्लाइट्स के लिए। रनवे वगैरह यहाँ पर पहले एक्सपांड कर दिया गया है। सिविल टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आपको सिविलियन फ्लाइट्स भी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर देश का पहला इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल रिफाइनरी तैयार हो चुका है और हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। तो दोस्तों ये रिफाइनरी उड़ीसा के बरगढ़ के अंदर बनकर तैयार हुई है, जहां पर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बायो इथेनॉल यूनिट्स तैयार की गई हैं सेम लोकेशन पर। और अपने आप में ये भारत के अंदर ऐसी पहली फैसिलिटी है, क्योंकि आपको भारत के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जहां पर दोनों जनरेशन की यूनिट्स होंगी। ये ऐसी पहली रिफाइनरी है जहां पर दोनों यूनिट्स तैयार की गई हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको तैयार किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जीवन योजना के अंतर्गत यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट भी दिया गया है। 1775 करोड़ रुपीज़ की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है और 200 किलो लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी है। इसके चलते एनुअली 6.3 करोड़ लीटर्स ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल आपको यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। 725 के आसपास जॉब भी जनरेट इसके थ्रू होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ान स्कीम को लेकर है, जहां पर दोस्तों मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों बेसिकली जब जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का इनोवेशन किया गया था, तो उसी के साथ साथ उड़ान स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आपको बताना भूल गया, तो अब बता देता हूँ। ये बेसिकली उड़ान स्कीम का एक टाइप से एक्सपेंशन ही होगा। अगले 1 दशक तक ये स्कीम चलने वाली है, जहाँ पर वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े टारगेट सेट किए गए हैं, लेकिन अगर कुछ मेन टारगेट्स की बात करूँ तो 100 एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयरस्ट्रिप्स को ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। 12,159 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। रिमोट और डिफिकल्ट रेंज जहां पर प्लेन्स को ऑपरेट करना डिफिकल्ट है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे 200 के आसपास। 3,661 करोड़ रुपीस इसके लिए भी एलोकेट किए गए हैं, जबकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जबकि 2,577 करोड़ रुपीस ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल 441 एयरोड्रोम्स के डेवलपमेंट के लिए होगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों इसके अंतर्गत अब अंडर सी टनल को लेकर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एनएचएआई के द्वारा यहाँ पर टनल बोरिंग स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों बेसिकली इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत महाराष्ट्र में बीकेसी से छिलफाटा तक ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड होने वाला है, जहां पर 7 किलोमीटर की अंडर सी टनल भी आपको बनती हुई दिखाई देगी। अभी तक छिलफाटा से घनसोली तक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की टनलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बीकेसी से घनसोली तक जो बचा हुआ ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर का सेक्शन है, वहां पर टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मन मेड टनल बोरिंग मशीन्स यहाँ पर मंगाई गई हैं और भारत के इतिहास में आज तक की डिप्लॉय की गई सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन्स है। मैं आपको बता दूं कि इन टनल बोरिंग मशीन्स को 5 जुलाई को हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा फॉर्मली लॉन्च किया जाना था, पर क्योंकि मुंबई में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके चलते वो प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन टनल बोरिंग मशीन उसके बावजूद यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और अभी यहाँ पर आपको काम भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर महीने ये दोनों टनल्स कुल मिलाकर 600 मीटर के आसपास एडवांस करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।